हेलो एवरीवन, क्या आपको पता है दिल्ली सल्तनत में एक ऐसी शासक हुई जिसने खुद को सुल्ताना कहलाना ही मना कर दिया था। यही थी रजिया सुल्तान की सबसे बड़ी पहचान। सबसे पहले समझते हैं पृष्ठभूमि। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी और वही इल्तुतमिश जिसने दिल्ली सल्तनत को स्थिर और मजबूत बनाया। रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की प्रथम और एकमात्र महिला शासक थी। उसका शासनकाल 1236 से 1240 ई तक था। अब यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इल्तुतमिश ने अपने जीवनकाल में ही रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। सोचो, उस समय जब उत्तराधिकार वंशानुगत होता था, इल्तुतमिश ने यह निर्णय क्यों लिया? क्योंकि उसके पुत्र अयोग्य थे और रजिया सबसे योग्य थी। यही से शुरू होता है एक बड़ा कॉन्सेप्ट, योग्यता बनाम परंपरा। अब 1236 में इल्तुतमिश की मृत्यु होती है, लेकिन रजिया को तुरंत गद्दी नहीं मिलती, क्योंकि तुर्क अमीर यानी चालीसा एक महिला को शासक मानने के लिए तैयार नहीं थे। रजिया चाहती थी कि सत्ता केंद्र में मजबूत हो, जबकि चालीस अमीर सत्ता को नियंत्रित करना चाहते थे। यही असली टकराव था। उन्होंने अपनी शक्ति बचाने के लिए रजिया को हटाकर रुकनुद्दीन फिरोज को सुल्तान बना दिया। लेकिन रुकनुद्दीन एक कमजोर और विलासी शासक साबित हुआ। उसका शासन ज्यादा समय तक नहीं चल पाया। परिणामस्वरूप जनता में असंतोष बढ़ा और अंततः रजिया को सत्ता में लाया गया। अब जब रजिया सुल्तान बनी तो उसने एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण निर्णय लिया। उसने खुद को सुल्तान कहा, सुल्ताना नहीं। इसका मतलब है कि वो खुद को पूर्ण शासक मानती थी, किसी की पत्नी या आश्रित नहीं। अब बात करते हैं उसके शासन की। रजिया ने पर्दा प्रथा का पालन नहीं किया। वो खुले दरबार में बैठती थी, जनता की समस्याएं खुद सुनती थी और सेना का नेतृत्व भी स्वयं करती थी। यानी वो केवल नाम की शासक नहीं थी, बल्कि एक सक्रिय और सक्षम शासक थी। लेकिन यहीं से शुरू होता है उसका सबसे बड़ा संघर्ष। तुर्क अमीर यानी चालीसा, ये 40 शक्तिशाली अमीर सुल्तान को अपने नियंत्रण में रखना चाहते थे, लेकिन रजिया उनकी शक्ति को चुनौती दे रही थी। अब इस संघर्ष को और समझो। रजिया ने केवल तुर्कों को ही नहीं, बल्कि गैर तुर्कों को भी ऊंचे पद देना शुरू किया। यही आता है सबसे महत्वपूर्ण और विवादास्पद नाम, जमालुद्दीन याकूत। याकूत एक हबशी अधिकारी था, यानी वो तुर्क नहीं था। रजिया ने उसे ऊंचा पद दिया और यही बात तुर्क अमीरों को बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्होंने इसे अपने खिलाफ साजिश समझा और रजिया के खिलाफ षड्यंत्र शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने रजिया और याकूत के संबंधों को लेकर अफवाहें भी फैलाई। ध्यान रखना, ये केवल व्यक्तिगत मुद्दा नहीं था, ये सत्ता और जातीय एथनिक संघर्ष था। अब स्थिति और बिगड़ती है। भटिंडा के गवर्नर अल्तुनिया ने विद्रोह कर दिया। रजिया को बंदी बना लिया गया। बाद में रजिया ने अल्तुनिया से विवाह किया, जो एक राजनीतिक समझौता था। अल्तुनिया से विवाह के बावजूद रजिया अपनी सत्ता पुनः स्थापित नहीं कर सकी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसकी शक्ति कमजोर हो चुकी थी और समर्थन खत्म हो चुका था। अंततः 1240 में रजिया की मृत्यु राजनीतिक अस्थिरता का प्रतीक है। रजिया का सत्ता में आना दिल्ली सल्तनत में मेरिट ओवर लिनिएज का उदाहरण है। रजिया का शासनकाल जेंडर वीएस पावर पॉलिटिक्स का केस स्टडी माना जाता है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या रजिया की असफलता का कारण केवल उसका महिला होना था? उत्तर है नहीं। असल कारण था अमीरों और सुल्तान के बीच शक्ति संघर्ष, तुर्क और गैर तुर्क के बीच टकराव, कमजोर राजनीतिक समर्थन। हाँ, लिंग यानी जेंडर भी एक कारण था, लेकिन वह अकेला कारण नहीं था। तो फ्रेंड्स, रजिया सुल्तान हमें सिखाती है कि केवल योग्य होना पर्याप्त नहीं है। सत्ता बनाए रखने के लिए राजनीतिक समर्थन और रणनीति भी जरूरी है, और इतिहास में कई बार परंपरा और राजनीति योग्यता से अधिक शक्तिशाली साबित होती है। इसलिए याद रखो, रजिया सुल्तान सिर्फ पहली महिला शासक नहीं थी, वो उस संघर्ष का प्रतीक थी जहां योग्यता ने परंपरा को चुनौती दी, लेकिन राजनीति ने उसे रोक दिया। अब कुछ इस टॉपिक से कुछ PYQs देख लेते हैं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और ऐसे ही एग्जाम ओरिएंटेड शॉर्ट नोट्स के लिए TGT वन लाइनर ब्लास्ट चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।